नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है सार्क की भूमिका का मूल्यांकन। अर्थात ये जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में ये संगठन कहाँ तक सफल हुआ है। मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया था कि यह 8 देशों का एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसके जो मुख्य उद्देश्य थे वो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जो दक्षिण एशिया के राष्ट्र हैं उनमें आपसी सहयोग बढ़ाकर उनके जीवन स्तर में, यहाँ के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना, दक्षिण एशिया के राष्ट्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि करने सहयोग करना है। अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि यह संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हुआ है। यह जो राष्ट्र है, इन्होंने आर्थिक एकजुटता के जरिए हालांकि काफ़ी उपलब्धियां हासिल की है। 8 देशों के संगठन दक्षेक्ष के समक्ष यह स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क के महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इन राष्ट्रों ने आर्थिक विकास के लिए सार्क को एक माध्यम समझना शुरू भी किया है और इन राष्ट्रों ने माना है कि इससे आर्थिक विकास के साथ विवादों को निपटाने में भी मदद मिलेगी। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में इस तरह की स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई थी और इस सम्मेलन में सार्क राष्ट्रों के 2012 तक दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, जिसे साफ्टा कहते, बनाने की वचनबद्धता जताई थी। साथ ही भारत और पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक समस्याओं के हल के लिए भी प्रयास शुरू किए। नवंबर 2005 में ढाका में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन में यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और दक्षेश के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र के नए सदस्य अफगानिस्तान को पूर्ण सदस्य के रूप में भी स्वीकार किया गया। फिर भी हम ये समझ सकते हैं कि यदि दक्षेश राष्ट्रों के बीच दूरी बनी रहती है तो सभी को आर्थिक घाटा जारी रहने के साथ ही उनकी प्रगति की रफ्तार भी तेज नहीं हो सकेगी। सदस्य देशों को असहयोग की भारी कीमत चुकानी भी पड़ रही है, क्योंकि जो सार्क है, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं, उनके आपसी जो मनमुटाव है वो इस संगठन के उद्देश्यों पर भारी पड़ रहे हैं। छोटे देशों के मन में यह बात है कि साफ्टा से सिर्फ भारत को लाभान्वित होगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी है। श्रीलंका और भारत के बीच मुक्त व्यापार के पिछले 3 वर्ष के विश्लेषण से स्पष्ट है कि श्रीलंका का भारत को निर्यात 135% वार्षिक की दर से बढ़ा और इसकी बजाय भारत का श्रीलंका को निर्यात 32% की दर से ही बढ़ रहा है। अर्थात इन राष्ट्रों के मध्य जो आशंका है कि साफ्टा के माध्यम से सिर्फ भारत ही लाभान्वित होगा, वो गलत है। फिर जब भारत और चीन जैसे विरोधी देश अपनी बीतती बातें बुलाकर नए व्यापार सहयोगी दिखाई दे रहे, तो दक्षिणी एशियाई देशों के द्वारा व्यापार के ऐसे ही नए कदम उठाने चाहिए। यहाँ पर हम आसियान का उदाहरण सामने रख सकते हैं। एक क्षेत्रीय समूह के रूप में आसियान ने पहले अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को तीव्र गति से बढ़ाया और आर्थिक लाभ से आसियान के लोगों का जीवन स्तर भी काफ़ी उन्नत हुआ है। तो सार्क के राष्ट्र हैं वो भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, इसलिए सार्क देशों को आर्थिक लाभ लेने के लिए एक एकीकृत परिवहन प्रणाली को अपनाना चाहिए। सार्क देशों के बीच कनेक्टिविटी के अंतर्गत विमान सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी। इसके लिए काबुल, लाहौर, दिल्ली, ढाका, रंगून के बीच ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा सकता है। एकीकृत सड़क परिवहन लिंक न होने के कारण दक्षिण एशियाई के देशों की प्रतिस्पर्धा क्षमता है वो कम है। नेपाल, भूटान जैसे ज़मीन से घिरे देशों के लिए तो सड़क लिंक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापार बढ़ने की संभावना कम ही है।
एशियाई विकास बैंक ने सार्क के लिए एक ट्रांसपोर्ट ब्लूप्रिंट बनाया। इसके अंतर्गत कोलंबो और चेन्नई के बीच ट्रेन सेवा, भूटान और नेपाल के बीच भारतीय बंदरगाहों के स्पर्श वाला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और लाहौर से अगरतला के बीच एक बस सर्विस की योजना एडीबी ने पेश की है। देखिए, यकीनन साप्टा के माध्यम से दक्षिणी एशिया की क्षेत्रीय व्यापारिक एकता न सिर्फ ऊंची और अरबों डॉलर की नई कमाई, अधिक रोजगार और अधिक व्यापार को मूर्त रूप दे सकती है, बल्कि इन देशों को आर्थिक सामाजिक समस्याओं से भी लड़ने में मदद दे सकती है। साप्टा से अंतर क्षेत्रीय कारोबार हर वर्ष 5 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा और साप्टा से सार्क को क्षेत्रीय व्यापार की इकाई और आर्थिक संघ में तब्दील किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के राष्ट्रों को आमंत्रित करके ये जो संगठन जो प्राय मृतप्राय था उसको जिंदा करने की एक पहल की है। हम अगर देखें गौर से तो देखेंगे सार्क की तब ही मीडिया में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है जब इसका शिखर सम्मेलन होता है। बाकी इसके अलावा कोई इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही है। इस लिहाज से मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की थी। कायदे से दक्षेक्ष देश आर्थिक सहयोग, आतंकवाद के खात्मे और गरीबी उन्मूलन के लिए ठोस कार्य कर सकते हैं। आज जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र है वहाँ पे निरक्षरता, गरीबी ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो ये जो राष्ट्र है वो अपने प्रयासों के माध्यम से गरीबी को हटाने के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। दरअसल दक्षिण एशिया क्षेत्र सहयोग जो समझौता है साप्टा, उसके क्रियान्वयन में सराहनीय प्रगति के बावजूद दक्षिण देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की ज़रूरत है। साप्टा के क्रियान्वयन में हालांकि सराहनीय प्रगति हुई है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना अभी बाकी है। अब जो सार्क को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। सार्क को सफल बनाने के लिए इसका पहला सुझाव ये है कि इस संगठन से महाशक्तियों को दूर रखा जाए और सार्क के राष्ट्रों में आपसी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क राष्ट्रों का सर्वसम्मत दृष्टिकोण हो। सहयोग के नए क्षेत्र विशेषकर व्यापार, उद्योग, वित्त, ऊर्जा, मुद्रा और क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। सार्क को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक विचार विमर्श का भी मंच बनाया जाए। राष्ट्र आपसी जो सार्क के राष्ट्र है उनमें कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को टाला नहीं जाए, बल्कि उन मुद्दों के सार्थक हल के लिए पहल की जाए। तो आज हमने इस वीडियो में सार्क के राष्ट्रों के मध्य जो सार्क की स्थापना का जो उद्देश्य था वो कितना सफल हुआ है, इसके सामने समस्याएं क्या है और इस संगठन को सफल कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में विचार विमर्श किया है। धन्यवाद।